नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज एक और अहम विषय पर बात, स्ट्रोक। जी हां, स्ट्रोक आने के बाद देरी से अस्पताल पहुंचना भारत के लिए एक बड़ा हेल्थ संकट बन चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर की स्टडी में एक चौंका वाला खुलासा हुआ है। स्टडी के मुताबिक स्ट्रोक के करीब 38% मरीज लक्षण शुरू होने के 24 घंटे बाद अस्पताल पहुंचते हैं, जिसका सीधा सीधा असर उनके इलाज और जान बचने की संभावना पर पड़ता है। नतीजा यह है कि 3 महीने के भीतर 28% मरीजों की मौत हो जाती है और करीब 30% मरीज गंभीर रूप से अपंग हो जाते हैं। आईसीएमआर की यह स्टडी देश के 30 बड़े अस्पतालों में भर्ती 34,792 स्ट्रोक मरीजों के डेटा पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके जो तथ्य सामने आए हैं वो तो और हैरान करने वाले हैं। स्टडी में बताया गया है कि हर 7 में से एक मरीज 45 साल की कम उम्र का है। इस स्टडी से साफ होता है कि स्ट्रोक अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, बल्कि युवाओं को भी अपनी जद में ले रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो इस रिपोर्ट को पढ़कर सामने आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों 38% स्ट्रोक मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। आखिर अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है हमारा हेल्थ सिस्टम? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्यों नहीं बेहतर हो रहा है? क्या जागरूकता की कमी स्ट्रोक को एक तरह से दावत दे रही है? क्या स्ट्रोक को अब और भी गंभीरता से लेना होगा? इसे बुजुर्गों की नहीं बल्कि युवाओं की बीमारी मानना होगा। स्ट्रोक पर आईसीएमआर की स्टडी चौंकाने वाली है। आखिर इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जा सकता है? और स्ट्रोक अब सिर्फ, जैसा कि हमने बताया, कि जागरूकता किस तरह से इस पे लाई जाए, उस पर भी बात होनी चाहिए। और आज इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, डॉक्टर गिरीश राजपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूरो सर्जन हैं, न्यूरो साइंसेज वेदांता से। डॉक्टर राजपाल, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर नितिन राय हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जाने माने। डॉक्टर नितिन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर संचयन रॉय जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल से। डॉक्टर संचयन रॉय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर गिरीश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा बताइए कि स्ट्रोक है क्या, मतलब और क्यों एक वक्त तक जो उम्र जनित बीमारी से माना जाता था कि एज के बाद कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट माना जाता था, वो अब दायरा क्यों धीरे धीरे अब मिड एज में आता रहा है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्ट्रोक जो है इंग्लिश में बोले हिंदी में बोले। हिंदी में बात करें तो अच्छा है। ठीक, ओके। तो स्ट्रोक जो है दो प्रकार का होता है, पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज जो हम जिसके लिए बैठे हैं, वो है जिसमें कि ब्रेन की वेसल में, ब्रेन की नस में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड का रुकाव रुक जाता है। इसको कि हम एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा स्ट्रोक जिसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हेमोरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन में ब्लीडिंग वाला होता है। तो दो प्रकार में से जो पहले वाला स्ट्रोक है, जिसमें कि ब्रेन की वेसल में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड का प्रभाव रुक जाता है और ब्रेन का वो हिस्सा धीरे 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 डेड होने लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में उसका असर आता है, उसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि ये यंग एज में, अर्ली एज में क्यों देखा जा रहा है। उसके मैं कहूँगा कुछ बहुत दो तीन महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें से सबसे मेजर जो कारण है वो है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि हम बैठे बैठे ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो कार में जाते हैं या बस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो हम सीट पे बैठ जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और जब भी हम उठते हैं तो हम सिर्फ स्मोकिंग के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम यंग जनरेशन आजकल स्मोकिंग के लिए उठती है और आके फिर से कुर्सी पे बैठ जाती है। तो स्ट्रेस, स्मोकिंग और सिटिंग, ये जो तीन एस हैं, ये फोर्थ एस यानी कि स्ट्रोक का एक यंग में मेजर कारण का संकेत दे रहा है। चलिए, तो बहुत ज़रूरी था कि इन बेसिक्स को समझना। हमारे साथ डॉक्टर नितिन राय भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नितिन, हमें बताइए कि जिस तरह के आंकड़े हैं, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि शायद लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग इसे बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि
ये मान के चलते हैं कि हमारे साथ तो नहीं होगा ये, ठीक है, लेकिन अमूमन कोई भी बीमारी हो, चाहे वो बाद में लक्षण दे, चाहे शुरुआत में लक्षण दे, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें संकेत शरीर देता है जो इशारा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इस केस में आखिर वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं, चाहे वो शुरुआती तौर पे देखें या एडवांस स्टेज में देखें, जब बात निकल जाती है हाथ से तो नजर आते हैं। डॉक्टर नितिन, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि हाँ कौन से लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पे और एडवांस स्टेज में हाँ नजर जी, आते हैं? हाँ जी। देखिए, स्ट्रोक के अंदर हमें जो इनके लक्षण हैं, इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट। बी इज फॉर बैलेंस। अगर पेशेंट को सडन ऑनसेट बैलेंस में दिक्कत हो रही है, इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो वो एक स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ई फॉर आईज, अगर सडन ऑनसेट विजन लॉस हो रहा है या फील्ड ऑफ विजन में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट की आधी चीजें दिख रही हैं, सामने की चीजें आधी दिख रही हैं, आधी नहीं दिख रही हैं, या डबल विजन हो रहा है, कोई भी चीज दो दो दिख रही है, एक चीज दो दो दिख रही है, तो वो भी स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। एफ इज फेशियल वीकनेस, अगर फेस में वीकनेस होता है सडन ऑनसेट, वो भी स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। ए इज आर्म वीकनेस। एस इज स्पीच में स्लरिंग, आवाज का लड़खड़ाहट होना, वो भी एक स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। एंड टी इज टाइम, आप टाइम ऑफ ऑनसेट को नोट करो और इमीडिएटली अपने नियर बाई हॉस्पिटल्स या जो स्ट्रोक फैसिलिटीज हैं जिन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है वहां जाएं, ताकि इसका प्रॉपर उपचार हो। तो इसके सिम्टम को हम बी फास्ट निमोनिक से ही याद रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी चर्चा भी लगातार होती रही है, इस हिसाब से देखना होगा। डॉक्टर संचयन रॉय के पास आते हैं। डॉक्टर संचयन, हमें ज़रा बताइए कि अमूमन जिस अवेयरनेस की बात की जा रही है उसके लेकर किया क्या जा रहा है? क्या कुछ बातें हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, और क्या किया जाना चाहिए? हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे हम बात करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन हम कहते हैं स्ट्रोक में। तो कई सारे चीजें होते हैं जो कन्वेंशनल प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए होती है और कुछ नॉन कन्वेंशनल होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारा बीपी, हमारा शुगर, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हमारा डायबिटीज, ये कुछ प्राइमरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना जरूरी होता है। अगर इनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों को समझाया जाए कि इनकी सर्टेन लेवल्स हैं, इनको कंट्रोल में बेहतर रखा जाए, इनकी दवाइयाँ सही टाइम पे की जाए और इसकी जांच प्रॉपर तरीके से की जाए, तो स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। स्ट्रोक के मैक्सिमम चांस बीपी के बढ़ोतरी से होती है। अगर बीपी की लेवल बहुत ज्यादा हो जाती है तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं या जो टोबैको यूजर्स होते हैं, उनके उनके सिचुएशन में और भी ज्यादा हो जाती है। तो बीपी के हाइपरटेंशन के बाद सबसे ज्यादा जो परसेंटेज देखा गया है वो टोबैको यूजर्स या स्मोकर्स में देखा गया है। उसके बाद आता है डायबिटीज। इसी तरह जो स्पेशल पॉपुलेशन है जैसे कि प्रेग्नेंट औरतें हैं, इनमें भी अगर बीपी की लेवल्स बहुत हाई हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनके भी रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। इन कन्वेंशनल चीजों को छोड़ के भी जो नॉन कन्वेंशनल फैक्टर्स हैं आजकल, जैसे कि लाइफ में जो स्ट्रेस है और लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है 18 से 50 के अंदर की जो पॉपुलेशन है, इनमें भी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके लिए जो लॉन्ग स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो लंबे काम करने का जो घंटे हैं, फिर जो पोल्यूशन है, फिर इनकी जो लाइफस्टाइल है, इन सब को बदलना बहुत जरूरी है। और इनकी जितनी भी अवेयरनेस की जाएगी वो इसके प्रिवेंशन और अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट लाएगा। बिल्कुल। तो ये जो पहला हिस्सा था चर्चा का, ये हमने
तमाम बेसिक बातों का रखा है। अब आते हैं स्टडी पे। आईसीएमआर की स्टडी कहती क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टडी में साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल बीमारी तो खतरनाक है ही, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम जो है और इसको लेकर जिस तरह का हमारा रिएक्शन है वो बहुत हद तक उत्तरदायी है किसी भी स्थिति के बिगड़ने के लिए। अब कहता क्या है ये स्टडी, स्ट्रोक के 38% जो पेशेंट्स हैं वो 24 घंटे बाद अस्पताल पहुंचते हैं। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा फर्क ला सकता है। डॉक्टर नितिन, स्टडी में बहुत ही गंभीर सवाल उठाए गए हैं और आमतौर पे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि अमूमन जो है वो आपका रिस्पांस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक आमतौर पे अगर हम एक रोड एक्सीडेंट भी देखते हैं तो ये कहते हैं कि साहब उस वक्त जितना बेहतर तरीके से हम ट्रॉमा सेंटर तक, इमरजेंसी तक लोगों को जल्द से जल्द पहुंचा देंगे, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा, उतनी ही जानें बच सकती हैं। यहां पर तो मतलब चीजें सामने हैं, फिर इस तरह की देरी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि इसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है और वो अवेयरनेस दोनों लेवल पे होना चाहिए, एट द लेवल ऑफ डॉक्टर, एट द लेवल ऑफ पेशेंट और गवर्नमेंट के लेवल पे भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा स्ट्रोक सिम्टम्स के रिलेटेड। जो की जागरूकता जो है उसको बढ़ानी पड़ेगी। कई पेशेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स को हम कैसे डायग्नोस करें। जब तक उन्हें पता चलता है देर हो जाता है। तो जो बी फास्ट की जो हमने बात की, जो बी फास्ट निमोनिक है, ये हमें एक सोसाइटी में लोगों तक पहुंचाना होगा कि आप अगर अपने स्ट्रोक के सिम्टम्स आपके अंदर आ रहे हैं तो आप इमीडिएटली देर ना करें, हॉस्पिटल जाएं। दूसरी चीजें, हमारा जो रूरल पॉपुलेशन है वहां कई बार उतनी फैसिलिटीज है नहीं। पेशेंट पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे जाता है या कोई लोकल डॉक्टर के पास जाता है जहां स्ट्रोक मैनेज करने की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। उनको एम्बुलेंस की जरूरत होती है जो कि उनको बड़े हॉस्पिटल तक ले जाए या मेडिकल कॉलेज तक ले जाए जहां थ्रोम्बोलिसिस हो या क्लॉट डिसॉल्व करने की मेडिसिन दी जाती है, जो हमारा गोल्डन आवर है 4.5 घंटे का। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं, बिकॉज कि उनका जो प्राइमरी एक्सपोजर होता है, जो गांव में रह रहे हैं पेशेंट्स या रूरल एरिया में रहते हैं, उनका पहला एक्सपोजर ही स्ट्रोक सेंटर से नहीं होता है और जब तक वो पहुंचते हैं ऑलरेडी लेट हो चुका रहता है। कई बार ये भी होता है कि पेशेंट का जो है, जो इलिटरेट पॉपुलेशन है या जो या कई ऐसे भी पेशेंट हैं जो लोकल रेमेडीज ट्राई करते हैं, जो अपने घरेलू नुस्खे अगर स्ट्रोक में और वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा सोसाइटी में। वो एट द लेवल ऑफ डॉक्टर्स, हमें अपने ओपीडीज में जो हम लोग जनरली एक अवेयरनेस फैलाते हैं कि कैसे आप स्ट्रोक के सिम्टम को रिकॉग्नाइज करो। और जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो हाई रिस्क टारगेट है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, जो जिनकी एज 60-65 से ऊपर है, जो अल्कोहलिक हैं, स्मोकर्स हैं। सो जो हाई रिस्क पेशेंट या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है, या कोई कार्डियक अदर एब्नॉर्मलिटीज। सो ऐसे पेशेंट्स को हमें टारगेट बनाना है और उनके अंदर जागरूकता फैलाना है और उनके फैमिली मेंबर और केयर गिवर के अंदर भी ये जागरूकता फैलानी है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम्स आपके अंदर हो या आपके पास पड़ोस में किसी को सिम्टम्स हो रहा है तो आप इमीडिएटली नियर बाई जो न्यूरो हॉस्पिटल्स हैं उनके आप एम्बुलेंस के नंबर रखें ताकि इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो सके। सेकेंडली, हमें जो है अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे एएनएम्स हैं, हमारे जो पीएचसी पे वर्किंग डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर भी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी स्ट्रोक को रिलेटेड, ताकि इमीडिएटली अगर कोई सिम्टम्स हो तो हम जल्दी से जल्दी पेशेंट्स को नियर बाई ऐसे फैसिलिटी में भेजे जहां स्ट्रोक को मैनेज किया जा सके। ठीक है। और ओवरऑल अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स की जो रिक्वायरमेंट, जहां न्यूरो फैसिलिटी वेल इक्विप्ड है टू मैनेज स्ट्रोक, वो भी हमारी कंट्री में कम है। हमें उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल डॉक्टर गिरीश आपके पास लेकर आ रहा हूं। आप लोग तो तमाम स्थितियां देख रहे हैं देश की। एक जो बहुत बड़ा फर्क किसी भी समस्या को टैकल करने में दो तरीके से आता है। एक तो हमने रिस्पांस टाइम की बात कर ली, दूसरा ये है कि ग्रामीण भारत और जो शहरी इलाके हैं
वहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक डिबेट होती रहती है। और मेरे ख्याल से इसमें अगर हम बहुत डिग करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी बहुत स्तर पर समझ में आएंगी। हमें बताइए कि आम तौर पर एक डॉक्टर किस तरह से असहाय हो जाता है जब इस तरह की स्थितियों में लेट हो जाए या पर्याप्त इंफ्रा ना हो, भले ही डॉक्टर पूरी तरह से सक्षम हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको आईसीएमआर की स्टडी का बता दूं। ये स्टडी जो है ये उन पेशेंट्स के लिए है जो कि हॉस्पिटल में पहुंच पाए हैं, उन पेशेंट के लिए नहीं है जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं। तो हम उनको तो निग्लेक्ट ही कर रहे हैं अभी तक। जो पेशेंट्स 24 घंटे के अंदर पहुंचे, सपोज करो 100 पहुंचे, उनमें से 38% 24 घंटे से लेट पहुंचे हैं वो पेशेंट। पर जो नहीं पहुंच पाए, जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको स्ट्रोक हुआ है या उनके आस पड़ोस को स्ट्रोक हुआ है, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो आपका जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छा है कि रूरल या ग्रामीण इलाकों में जो पेशेंट्स हैं उनका और अर्बन के साथ जो मिसमैच है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो बहुत ही कई बार असहनीय हो जाता है। डॉक्टर्स जो ग्रामीण इलाकों में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो डॉक्टर नितिन ने भी बोला कि न्यूरो रेडी जो हॉस्पिटल्स हैं, स्ट्रोक सेंटर हॉस्पिटल्स ऑलरेडी इंडिया में बहुत कम है। तो स्ट्रोक के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 4.5 घंटे के अंदर अगर आपको रिकॉग्नाइज हो गया स्ट्रोक, तो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन आपको देनी चाहिए। क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन देने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको एक सिंपल सीटी स्कैन करना चाहिए, जिससे रूल आउट हो जाए कि इसमें क्लॉट की वजह से स्ट्रोक है या ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक है तो आप क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। तो मेरा सिर्फ ये एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि जितना हो सके सीटी ऑन व्हील्स, यानी कि एम्बुलेंस में सीटी की व्यवस्था की जाए ग्रामीण इलाकों में, ताकि अगर सीटी में आप पेशेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये रूल आउट हो जाता है कि ब्लीडिंग नहीं है, तो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन, क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन एक सिंपल मेथड से भी कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी दे सकता है अंडर गाइडेंस ऑफ न्यूरो। चलिए, तो हमेशा ये चीज़ मानी जाती है कि किसी भी इलाज में या बाकी चीज़ों में बहुत सारी जो आधारभूत इंफ्रा होना चाहिए किसी भी स्तर पे, वो ज़रूरी है। और न्यूरो के केस में ये दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्टर संचयन, आप लोग अमूमन मतलब अगर किसी तरह की ऐसी अड़चनें हैं, चुनौतियां हैं, तो हमें ये बताइए कि जो भी तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो सरकार को या जो भी नीति नियंता हैं उनको तमाम रिकमेंडेशंस तो देते हुए हैं, फिर ये चुनौती क्यों बनी हुई है? एक बार आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मुझे आपकी वॉइस साफ डॉक्टर सुनाई नहीं संचयन, दी। हमें ये बताइए कि ये जो चैलेंजेस हैं न्यूरो इंफ्रा के, किसी तरह की इक्विपमेंट्स या बाकी चीजों के, वो क्यों बने हुए हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है। नितिन जी, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। ये मतलब आप लोग तो तमाम स्टेक होल्डर्स राय भी देते होंगे, तमाम बातें भी जाती होंगी कि साहब इस बात की कमी है और यहाँ पर चुनौतियां आ रही हैं, फिर ये चैलेंजेस दूर करने में मुश्किल कहाँ आ रही है? देखिए, इन चैलेंजेस में बहुत लेवल पे प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जो जो पहले भी मैंने बोला कि हमारे पास जो हॉस्पिटल्स, अगर हम बात करें कि जो वेल इक्विप्ड हैं टू मैनेज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, वो ज्यादातर मेट्रो सिटीज में है या सेकेंड टायर जो कुछ अच्छी सिटीज हैं वहां आपको मिलता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमको अपने रूरल लेवल को बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जो हमारा मेजर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, वहां फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अवेयरनेस है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं कि हाउ टू मैनेज स्ट्रोक क्या होता है, उसको कैसे मैनेज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं डॉक्टर, हमें रूट लेवल पे जाके वहां पे उनको जो है पहले उनके स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना पड़ेगा, उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे यूएस में 911 है, एम्बुलेंस नंबर होते हैं कि आपको अगर स्ट्रोक के सिम्टम हुए आप उस नंबर पे कॉल करते हो और इमीडिएटली एम्बुलेंस आपके पास आती है और इमीडिएटली नियर बाई जो स्ट्रोक फैसिलिटीज है वहां पे आपको पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। सो हमारे लिए हर लेवल पे प्रॉब्लम है। हमें गवर्नमेंट को एक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी
जो कि नियर बाई सिटीज हैं, जो गांव से अटैच्ड हैं और जहां प्रॉपर फैसिलिटीज है अवेलेबल। अगर न्यूरो केसेस मैनेज करने की प्रॉपर फैसिलिटीज हो, जहां न्यूरोलॉजिस्ट हो, वहां एटलीस्ट इमीडिएटली पेशेंट को शिफ्ट कर सके। सेकेंडली, हमें डॉक्टर को प्लान करना पड़ेगा, वहां के नर्सिंग स्टाफ को, एएनएम को, और जो लोकल लेवल पे हेल्थ वर्कर हैं, सबको जो है एजुकेशन देना पड़ेगा स्ट्रोक के बारे में। वो वाला पार्ट जो है हमारे अभी सिस्टम में बहुत लैग कर रहा है। और इसमें डॉक्टर लेवल पे तो हम चलो पेशेंट जो एजुकेट कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, बट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट टू स्ट्रोक मैनेज करने में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें उनको जो एम्बुलेंस फैसिलिटीज हैं और ये सारी चीजें हैं, ताकि, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारा गोल्डन आवर है 4.5 घंटे का, जब हम स्ट्रोक में क्लॉट डिसॉल्व करने की मेडिसिन देते हैं, सो वो टारगेट टाइम में हम नियर बाई हॉस्पिटल में पहुंचा सके, ताकि पेशेंट का इमीडिएटली मैनेजमेंट हो। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, और जो है कि जो एजुकेट करके और एज द लेवल ऑफ जो है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये सारे चैलेंजेस हैं अभी, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी अगर आप देखो न्यूरोलॉजिस्ट, तो आपकी कंट्रीज में एज पर जितना पेशेंट है को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कम है। एक और पहलू पर आते हैं, और डॉक्टर गिरीश, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा। हमें यह बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दौर में किसी भी बीमारी को लेकर उसकी कॉस्टिंग, वहां पर भी एक चैलेंज आता है। हमें बताइए, ये जो चुनौती है, ये जो बीमारी है, इसमें कॉस्टिंग कितना बड़ा रोल अदा करती है? कॉस्टिंग आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो स्ट्रोक का। एक तो जो हम अभी तक बता रहे हैं कि 4.5 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रोक आता है, तो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती है। वो 1 दिन का हॉस्पिटल स्टे, ट्रीटमेंट, सारी इन्वेस्टिगेशन मिला के विद इन द बजट ही है। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से 60, 70, 80 हजार से ज्यादा नहीं आना चाहिए अगर पेशेंट ठीक हो जाता है। तो ये एक पार्ट हुआ। पर जो दूसरा सबसे बड़ा पहलू आता है, जिसकी अभी तक हमने बात ही नहीं की, वो है स्ट्रोक बिकॉज ऑफ लार्ज वेसल ओक्लूजन, यानी कि क्लॉट जो कि ब्रेन की बड़ी आर्टरी, बड़ी नस में है। अभी तक हम क्लॉट, जिसमें क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन दे रहे थे, वो ब्रेन की छोटी नस में था। पर अगर यही क्लॉट बड़ी नस में है तो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन उसमें काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें सेकंड स्टेप करना पड़ता है, जिसको कि हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। उसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, अब ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल ट्रीटमेंट है, और एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट है बिल्कुल। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है कि चाहे हम क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन दे, चाहे हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करें, लार्ज वेसल ओक्लूजन में बड़ी वेसल में क्लॉट आ जाता है, उसमें भी 60-70% चांस है कि पेशेंट ठीक हो पाते हैं। तीसरा जो पहलू आता है, जो कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, वो है अगर ये दोनों ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं या पेशेंट टाइम पे नहीं पहुंच पाता और उसको टाइम से इलाज नहीं मिल जाता और पेशेंट को परमानेंट लकवा मार जाता है, तो वो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसका, फिजियोथेरेपी का, बेड रिडन का, वो बहुत ही ज्यादा है। उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि स्ट्रोक जो आजकल जो है 45 ईयर से कम में देखा जा रहा है। 45 ईयर्स के कम का मतलब है पेशेंट जो है वो फैमिली का अर्निंग मेंबर है, और अगर वो अकेला फैमिली का अर्निंग मेंबर है तो होल फैमिली, पूरी की फैमिली उस पर डिपेंडेंट है। और उसको अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला, टाइमली नहीं मिला, और उसको परमानेंट लकवा मार गया, तो उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाएगी। तो वो फैमिली, सोसाइटी, कंट्री की जीडीपी सब पे इफेक्ट करेगा। तो दिस इज द मेजर डिजास्टर फॉर द स्ट्रोक। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, बड़े बहुत ही ज़रूरी हैं, और कोशिश यही है हमारी कि हम आपको अवेयर करें। एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर संजयन के पास आते हैं, उनका नेटवर्क शायद दुरुस्त हो गया है। डॉक्टर संजयन, सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? आप लोग तो बहुत ज़्यादा करीब से देखते होंगे। सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन यही है कि वहाँ पे जो पेशेंट का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट का बर्डन है। बट उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ है वो हर जगह पे एक समान तरीके से है नहीं। जैसे स्ट्रोक के
क्रिटिकल केयर यूनिट जो होते हैं, जो स्ट्रोक यूनिट होते हैं, वो कुछ अस्पतालों में हैं और कुछ प्रॉपर अस्पतालों में अच्छे तरीके से बने हुए हैं, बट हर जगह पे, हर लेवल पे वो सेम टाइप ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि जिस टाइप का, जिस प्रोफाइल का पेशेंट वहां पे आता है, उसमें उनमें अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है कि वो स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचान के सही वक्त पे, सही टाइम पे वहां पे पहुंच सके। और अगर वो पहुंच जाते हैं तो क्या उनको सही वक्त, जैसे हमारा जो गोल्डन पीरियड जो सबने बताया कि 4.5 घंटे का जो गोल्डन पीरियड है, उस गोल्डन पीरियड में डायग्नोसिस, मैनेजमेंट सब कुछ हो जाए और सब कुछ उसी वक्त वो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो ये सब अभी भी होना, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो होता है, एक केयर जो होती है, इसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, ये अभी भी पूरा बनने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जो पेशेंट लोड है उस हिसाब से जो हमारा जो हॉस्पिटल है उसका वो तालमेल और वो कोऑर्डिनेशन अभी तक है नहीं। तो हमें वे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और उस तरह की फैसिलिटी को बढ़ाना और उस तरह का स्ट्रोक यूनिट बनाना जो प्रॉपर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से काम कर सके, वो उस चीज को बनाने में वक्त लगेगा। और जब तक हम वैसा नहीं बना पाएंगे तो हमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं मिल पाएगा। चलिए, तो तमाम बातें हमने स्पष्ट रूप से रखी और उम्मीद करते हैं कि हम इस शो के ज़रिए भी जागरूकता फैला पाए हों। शुक्रिया करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने अमेजिंग इंसाइट्स देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज कंज्यूमर स्किंग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए 18 स्वदेश।